न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां का किस तरह की सियासी उठापटक राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। शमशाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता अरुण यादव ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, युवाओं को मौका देने के लिए 40 से ज्यादा उम्र वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से ज्यादा युवा पार्टी से जुड़ सकेंगे। इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को गिरवी रखने का काम कर रही है। उधर विधायक शशांक भार्गव ने भी सरकार को घेरते हुए कहा, भारत पहले ही आत्मनिर्भर है लेकिन लोगों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है। बहुत स्पष्ट है, 40 साल से ऊपर के लोगों को वार्ड के पार्षद का टिकट नहीं देवे, ये मैंने कहा है। और इस पे सभी मूल जो व्यवस्था है उस पे माननीय हमारे अध्यक्ष जी भी निर्णय लेंगे और अधिक से अधिक युवाओं को इन चुनाव में भाग लेने का मौका मिले, ये मेरा कहना है। ये इस देश के अन्नदाताओं के साथ जो एक मजाक केंद्र की सरकार कर रही है और हमारी खेती को चुनिंदा देश के उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने का जो एजेंडा नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में बनाया है। आत्मनिर्भर भारत जिस दिन से भारत का जन्म हुआ है उस दिन से है। ये भावनात्मक रूप से चलने के लिए आत्मनिर्भर कहना ये बेईमानी है सरकार की। कौन व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है इस हिंदुस्तान में, और कब से नहीं है। हमने जब से देश आजाद हुआ है हमारा प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर है। ये झूठी बातें करके जनता को बरगलाने का प्रयास है। और इस खबर पर बात करेंगे, विकास नामदेव जुड़ गए हैं, शमशाबाद संवाददाता। विकास, कांग्रेस अब जिस तरह से हार तो हो चुकी है, उपचुनाव में सत्ता जा चुकी है कांग्रेस की, लेकिन अब उपचुनाव को लेकर काफ़ी गंभीरता से कदम कदम पर जो है फूंकते हुए कदम आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। और ऐसे में अब जिस तरह से एक बयान सामने आया है पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का कि अब युवाओं को महत्व दिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 40 से ज़्यादा उम्र वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। किस तरह देखें इस बात को? हाँ, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव आज सोनज में किसान के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। तभी जाते समय शमशाबाद के मानिम चौराहे पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। उसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी, जब अरुण यादव वहां पर पहुंचे तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए बीजेपी पर और सरकार पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने। हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा हुआ है। तो इसी को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि इस बार पार्टी 40 की उम्र पार कर चुके नेताओं को पार्षद का टिकट नहीं देगी। इस बयान से उम्र दराज नेताओं निकाय चुनाव की उम्मीद पर बैठे थे, उन पे बड़ा उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं यादव जी का कहना था कि मेरा खुद का मानना है पार्टी का फैसला नहीं है। अब देखना वाली बात होगी कि इस बयान का पार्टी कौन रणनीति बनाएगी। बिल्कुल। वहीं विदिशा विधायक शशांक भार्गव द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए आत्मनिर्भर भारत को भाजपा सरकार द्वारा जनता को बरगलाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, बयानबाजी का दौर विकास लगातार जारी और ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक नई बात और एक नया ऐलान तो यहाँ पर करते दिखाई दिए अरुण यादव। लेकिन क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है शमशाबाद में, विदिशा में? हाँ, इस समय शमशाबाद माहौल की बात की जाए, मैं आपको बता दूं कि अरुण यादव जी ने जब बयानबाजी की है तो कहीं ना कहीं जो 40 पार कर चुके हैं नेता, उनका कहीं ना कहीं माहौल चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। जो उम्मीदों से तैयारी कर रहे थे नगरीय चुनाव की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को पानी फिरता नजर आ रहा है। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए विकास आपका शुक्रिया।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव करीब आते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माता मंदिर स्थित नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है भोपाल में जगह जगह स्ट्रीट लाइट को एमपीबी के द्वारा बंद कर दिया गया है क्योंकि नगर निगम ने बिजली बिल नहीं भरा। ठेकेदारों का पेमेंट न होने से विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। जहां नगर निगम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां से झुग्गी झोपड़ी निवासियों को हटाया गया है, लेकिन उनके रहन सहन की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। एमपीबी का बिल भुगतान नहीं किया ऐसा बता रहे हैं एमपीबी वाले, और इसलिए उन्होंने पूरी स्ट्रीट लाइट, वांगगंगा में स्ट्रीट लाइट बंद है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहे, उसकी वजह से विकास के काम अवरुद्ध हैं। यहाँ कल झुग्गियां हटा दी 5, बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के 12 पीटा उनको अलग। ये सब दुर्दशा चल रही है यहाँ पे नगर निगम की, उसके खिलाफ भी धरना है कि नगर निगम जागो। नगर और सनी मालवीय जुड़ गए हैं भोपाल संवाददाता। सनी, नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का फिलहाल अभी ऐलान नहीं हुआ, चुनाव आगे बढ़ने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन अभी से कांग्रेस माहौल बनाती दिखाई दे रही है। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को लेकर बात की जाए तो आज नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए, क्या कहें? कंवर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से नगरीय निकाय जो सामने आ रहा है उसको लेकर आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस है आपको उसने हलचल बिल्कुल तेज कर दी है। इसको लेकर जिस प्रकार से स्ट्रीट लाइट और बिजली के बढ़ते दामों को लेकर विकास कार्य जिस तरह से रुके हैं, उसको लेकर आज पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक ने आज माता मंदिर स्थित धरना प्रदर्शन किया था। उनकी मांग है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गवालियर कमिश्नर को हटाया है, उसी तरह से भी जैसे कमिश्नर को हटाया जाए। जिस तरह से सरकार ने स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है और जो जनता है अंधेरे में जो है जीवन यापन कर रही है, उसको लेकर उन्होंने कमिश्नर से भी निशाना साधा है कि जल्द से जल्द मांग की है कि स्ट्रीट लाइट जो है जो बिजली का इसका किराया भरा जाए सरकार को और स्ट्रीट लाइट से जनता को राहत दी जाए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से पीसी शर्मा को लेकर कहा जाता है कि जमीन से जुड़े नेता हैं और किसी भी मुद्दे को लेकर बात की जाए तो अक्सर धरना प्रदर्शन करते हुए जमीन पर बैठते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर एक बार फिर आक्रामक रूप यहाँ पर दिखाई उनका यहाँ पर दिया है, क्या कुछ मायने निकाले इसके? सनी जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नगरीय निकाय जो आगे में आने वाले हैं उसको लेकर अब कांग्रेस पूरी ने जोरों से बिल्कुल तैयारी शुरू कर दी है। और जिस प्रकार से जो पीसी शर्मा जो माता मंदिर स्थित धरने में बैठे थे, इसके खास ही मायने ये निकाले जा सकते हैं कि जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में नगर निगम और वोटरों को साधने के लिए भी ये प्रयास जारी है। जिस प्रकार से जनता में एक पकड़ बनाई जाए, जिस तरह से स्ट्रीट लाइट जो लगातार बंद पड़ी है और बंद करने को लेकर जनता को राहत दी जाए। और जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना में लगातार बैठक की जा रही है, लेकिन जनता को राहत नहीं दी जा रही है। जनता को राहत दी जाए ऐसी बैठक तो लगातार की जाती है। जैसे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फॉरेस्ट जाकर सभी मंत्रियों समूह के साथ बैठक की गई थी, लेकिन बैठक में जनता को राहत नहीं दी जा रही है, उसका ये भी कहना था। चलिए, तमाम के लिए आपका शुक्रिया सनी। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के वैक्सीन पर दिए गए बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस को वैक्सीनेशन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ की भी उतनी ही चिंता है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि जब धान के मामले में बात होती है तब क्यों नहीं कहते कि उतनी ही चिंता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से जानकारी मांगते हुए पूछा था कि कब और कितनी वैक्सीन दी जाएगी ताकि उस हिसाब से तैयारी की जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर के कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जवाबदार हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान आया कि कितना हमको वैक्सीन देंगे, कब देंगे, कितनी संख्या में देंगे, हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और जब मोदी जी अभी जिस बात को रखे हैं तो कांग्रेस अभी से विचलित हो गई है। केवल आरोप लगाना कांग्रेस के काम है और वास्तविक में न तह तक जाना है, न धरातल में जाना है और बयानबाजी में लगे रहते हैं। कृपया करके आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाबदार हैं और जो करेंगे अच्छा करेंगे। पूरे देश की चिंता है तो छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता भी नरेंद्र मोदी जी को है।
मुझे लगता है कि धान के मामले में जब बात करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष जी ये बात क्यों नहीं कहते कि प्रधानमंत्री को उतनी ही चिंता है छत्तीसगढ़ की, और कोविड-19 के मामले में मुख्यमंत्री अगर प्रदेश की चिंता करते हैं तो ये चिंता स्वाभाविक है। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बना जो कोविड से निपटने में सक्षम रहा। इस कोविड काल में भी सारे देश में व्यावसायिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां ठप सी थी। छत्तीसगढ़ में हमने सारी गतिविधियां संचालित रखी, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये चिंता करने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन जहां तक कोविड-19 के वैक्सीन का सवाल है, केंद्र सरकार के गाइडलाइन के आधार पे सारे निर्णय होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र के गाइडलाइन में छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता मिलेगी और यहाँ भी वैक्सीनेशन का काम जल्दी शुरू होगा। निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन पूरे देश में कई राज्यों में देखने को मिला है और उसको लेकर तस्वीरें भी सामने आ गई, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर, उसके रखरखाव को लेकर सियासत परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। क्या कहें इसे लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर वैक्सीन की अगर बात की जाए तो नया साल एक बड़ी और अच्छी उम्मीद लेकर आया, जिसमें हमें ये जानकारी मिली कि अब जल्द ही लोगों को कोरोना की वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द उपलब्ध हो पाएगी। जिसके लिए अगर बात की जाए तो ड्राई रन जो है वो लेने शुरू कर दिए गए हैं सभी राज्यों में, जिलों में, ताकि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी जो वैक्सीन बांटने की और लगाने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहे। ड्राई रन इसलिए लिया जा रहा है ताकि निश्चित तौर पर वैक्सीन आने के पश्चात कोई परेशानी या एक तरह से अव्यवस्था की स्थिति ना बने। लेकिन वही अब तक तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीन नहीं पहुंची है, लेकिन वैक्सीन के पहुंचने के पहले ही वैक्सीन पर जो सियासत है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक जानकारी मांगी थी कि कितनी वैक्सीन छत्तीसगढ़ में मुहैया हो पाएगी और कब मुहैया हो पाएगी। ये प्रश्न उन्होंने इस हिसाब से पूछा था कि आखिरकार वैक्सीन के बारे में अगर जानकारी जल्द मिलेगी तो तैयारियां उस तरह से की जाएगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस बयान पर एक तीखा प्रहार करते हुए सीधे तौर पर उन्हें कह दिया कि कांग्रेसियों को वैक्सीनेशन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, तो छत्तीसगढ़ की भी चिंता उन्हें निश्चित तौर पर होगी। और कांग्रेस के लोग लगातार केवल बतौलेबाजी, बयानबाजी करने में लगे रहते हैं। उन्हें निश्चित तौर पर वैक्सीन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई जवाबदार। लेकिन वही इसी बात का कटाक्ष करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री को जब धान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तब नेता प्रतिपक्ष ये क्यों नहीं कहते कि देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की भी चिंता करते हैं। तो मुख्य तौर पर कोविड-19 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो पहल की है उसे ध्यान में रखते हुए अगर वो वैक्सीन को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं तो इसमें कोई दो राह नहीं है और उनकी जो चिंता है वो सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी राष्ट्रवाद पर राजनीति करने का आरोप केंद्र पर लगाया है। तो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो वैक्सीन तो अभी पहुंची नहीं है, लेकिन वैक्सीन के पहुंचने के पहले ही छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पर सियासत जरूर देखी जा रही है। बिल्कुल निधि, जुड़ने के लिए, तमाम मदद के लिए आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर होने वाली परेशानियों पर लगातार राजनीति पारा चढ़ता नजर आने लगा है। वहीं बारदानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बघेल सरकार ने बारदानों की कमी को पूरा करने के साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। ऐसे में फिर बारदानों की कमी की खबर सामने आने लगी है। इस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर पर खबर पोस्ट करते हुए लिखा है, वादा तुम्हारा था तो निशाना भी तुम्हें पड़ेगा, अथक मेहनत से उपचार धान क्यों ही पड़ेगा, धान यूं ही पड़ेगा। रमन सिंह के ट्वीट का जवाब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने देते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की याददाश्त 15 साल बाद आखिरकार वापस आ गई है। ये सुनकर हमें काफ़ी अच्छा लगा है। साथ ही उन्होंने कहा जो वादे उन्होंने खुद किए थे अगर उस संबंध में भी उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो बेहतर होगा। हमें अच्छा लगा डॉक्टर रमन सिंह जी की याददाश्त 15 साल बाद वापस आ गई। वायदे अपने खुद उन्होंने जो किए थे 270 रुपये किसानों को देने का, 300 रुपया बोनस देने का और 2100 रुपये सपोर्ट प्राइस में धान खरीदी करने का, वो वायदे भी अगर उनको याददाश्त उनकी वापस आ गई होगी
तो उनको याद करना चाहिए, और क्यों नहीं दे पाए इसके बारे में जनता को और किसानों को बताना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये जो बारदाने की कमी है वो ये मामला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि किसान अपने पुराने बारदाने से भी लाएंगे धान, तो हम उसको परचेस करेंगे, और उस तरीके से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी बदस्तूर जारी है। निधि प्रसाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, एक तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत अपने चरम पर है, तो वहीं धान खरीद, धान से जुड़े बारदानों को लेकर देखा जाए तो हर रोज एक नई सियासी बात यहां पर निकलकर सामने आती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है तो बयानबाजी भी यहां पर देखने को मिल रही है, और ऐसे में बारदानों की कमी को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी चालू हुई। क्या कहें इसे लेकर? बिल्कुल, अगर बात की जाए बारदानों की तो शुरू से ही ये बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो बारदाने की कमी है उसकी वजह से धान खरीदी पर इसका सीधा असर हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सही समय पर प्रचुर मात्रा में बारदाने उपलब्ध नहीं कराए। इसके अलावा जितने बारदानों की स्वीकृति केंद्र से हुई थी राज्यों को, उससे भी काफी कम बारदाने जो है उन्हें मिले। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि पुराने बारदाने, पीडीएस के बारदानों को और प्लास्टिक के बैग को इकट्ठे करके भी उन बारदानों से धान की खरीदी की जाएगी। आज ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बारदानों के खत्म होने की एक खबर को पोस्ट करके ट्वीट पर शायराना अंदाज में ट्वीट किया है, सरकार पर तंज कसते हुए कि जो वादा उन्होंने निभाया था उसको पूरा करना होगा, क्या किसानों का धान यूं ही करता रहेगा। तो निश्चित तौर पर इस ट्वीट का जवाब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने देते हुए कहा है कि पहले भी ये स्थिति हमने साफ की थी कि अगर बारदानों में कमी आती है तो हम निश्चित तौर पर पुराने जो बारदाने हैं उन पर खरीदी करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने रमन सिंह के ट्वीट का जवाब एक तीखे प्रहार की तरह देकर ये कहा कि हमें ये जानकर काफी खुशी हुई कि 15 साल बाद आखिरकार रमन सिंह की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन किसानों से अपने शासनकाल में उन्होंने जो वादे किए थे अगर वो याददाश्त भी उनकी वापस आ जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो निर्णय हमने पहले लिया था कि अगर बारदानों की कमी आती है तो पुराने बारदानों में खरीदी की जाएगी, तो उसी तरह पुराने बारदानों में खरीदी करके धान की खरीदी को राज्य सरकार निरंतर जारी रखेगी। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद निधि। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पीस पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब ने कहा, किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। पीस पार्टी 2022 के चुनाव में अकेले हिस्सा लेगी। मुसलमानों को अब किंग बनना चाहिए, किंग मेकर नहीं। पार्टी की तरफ से पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा भी की गई है। पार्टी के सदस्यों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। वहीं डॉक्टर अय्यूब ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि राजनीतिक व्यक्ति के साथ वो एक डॉक्टर भी हैं। जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं वे राजनीति न करें, उन्हें वैक्सीन का ज्ञान ही नहीं है। 2009 से ही पीस पार्टी चुनाव लड़ती रही है, पंचायती चुनाव, चाहे वो नगर पंचायत हो या जिला पंचायत हो, दोनों में चुनाव में एक्टिव भागीदारी रही है और बहुत महत्वपूर्ण उसकी कामयाबी भी रही है। आगे भी इंशाअल्लाह पीस पार्टी और जिला पंचायत में भी और नगर पंचायत में भी चुनाव महत्वपूर्ण तरीके से भागीदारी लेकर के हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह कामयाब भी होगी। जो भी लोग वैक्सीन का विरोध करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको न तो वायरस के बारे में जानकारी है और न तो वैक्सीन के क्रियाकलाप की जानकारी है। संवाददाता राजू, वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश में तो सियासत अपने चरम पर है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए 2022 की तैयारियों को लेकर सियासी दल अपने अपने स्तर पर मैदान में उतरने की, कमर कसने की बात कहते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पीस पार्टी भी 2022 को लेकर ऐलान करती नजर आ रही है। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है? राजू कमर खान, सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो देखा जाए 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की या बसपा की बात करें, मायावती की या कांग्रेस की, सोनिया गांधी वाड्रा की बात हो, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें या राहुल गांधी की,
उत्तर प्रदेश पर और अन्य दल की बात करें, जिस तरीके से देखा जाए सब चरम पर है। कहीं ना कहीं वो अपनी जाति व्यक्तिगत वोटों के लिए आधारित जनता को कर रहे हैं, अपनी बिरादरी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वहीं पर आज देखा जाए 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर जिस तरीके से पीस पार्टी की अगर बात करें तो उसने भी कमर कस ली है, वो भी किसी से पीछे नहीं दिख रही है। वो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर अयूब की, तो उन्होंने किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है किस तरीके से, और उन्होंने कहा पीस पार्टी 2022 के चुनाव में अकेले हिस्सा लेगी, वो किसी के साथ समर्थन नहीं करेगी। लेकिन मुसलमानों को अब किंग बनना चाहिए, लेकिन किंग मेकर नहीं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक उनको अपना एक जिस तरीके से देखा जाए उन्होंने एक संदेश दिया। संदेश में ये कहा जाए कि आप हमको जिस तरीके से आप हमें पार्टी को लाए हमारी को और हमें समर्थन करें, हम आपके साथ है, आपको कोई दुख दर्द किसी भी तरीके की अगर परेशानी है तो हम आपके साथ करें। लेकिन बात करें जिस तरीके से पार्टी की तरफ से पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा भी की गई है, पार्टी के सदस्यों को कोई जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई है। वही डॉक्टर अयूब ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहीं देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जरूर निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से खबर कहा कि राजनीतिक व्यक्ति के साथ वो एक डॉक्टर भी है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो डॉक्टर अयूब ने अखिलेश यादव के इशारे में निशाना साधा। ये कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन मैं कमर बता दूं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो 2022 में किस ऊट करवट बैठेगी। बिल्कुल 2022 में बिल्कुल राजू 2022 में ऊट किस करवट बैठेगा वाकई देखने वाले को काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए हर एक पार्टी अपने स्तर पर ताल ठोकती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये है कि वोट बैंक की राजनीति, और जिस तरह से वोट बैंक को लेकर बात की जाए, समाजवादी पार्टी की वोट बैंक चाहे सपा की हो, कांग्रेस की हो या अन्य दलों की, ऐसे में मुस्लिम वोट भी बढ़ता नजर आएगा और हिंदू वोट भी तकरीबन सभी पार्टियों में बढ़ता दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या कुछ समीकरण बनने की उम्मीद जताई जा सकती है? बिल्कुल कमर सही कहा। जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें या जाति व्यक्तिगत की बात होती है और जाति व्यक्तिगत पर वोट डाला जाता है, और देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आई थी इसीलिए इसको सभी जाति के व्यक्तियों ने वोट दिया, और जिस तरीके से वोट दिया आज वो जनता के लोग यात्रा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूत्रों की माने पार्टी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतर पाई जनता के बीच में, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चाहे अपराध को लेकर बात करें, चाहे ही कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, और चाहे विकास कार्यों को लेकर बात करें। समाजवादी पार्टी भी सरकार विकास कार्य किया, उत्तर प्रदेश में अपराध निरुक्ताई उनकी चली गई। द्वारा से या देखा जाए निष्पक्ष सरकार बनती है और जनता के बीच में कोई विकास कार्य नहीं कर पाई जिस तरीके से होना चाहिए अखिलेश की सरकार को देखते हुए। लेकिन अब पार्टियों ने जिस तरीके से जनता ने मन बना लिया है, जो जनता की बात करेगा, बात करें स्वास्थ्य की बात करेगा, कानून व्यवस्था की बात करेगा, और जो उनके रोजगार देने की बात करेगा जनता उसको वोट देगी। और देखना होगा 2022 के चुनाव में जनता किसको उत्तर प्रदेश के कब्जे पे बैठाएगी, ये तो आने वाले समय में बिल्कुल जनता के मन में क्या है यह भाप पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है, और इसका नतीजा आने के बाद ही पता चल पाएगा। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए राजू आपका धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासत में फिलहाल इतनी, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।